वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन हाइपरबोला। देर किस बात की, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। यह कहना कि यह दो पैराबोलास अपोजिट रखे हैं बिल्कुल गलत है। दोनों के चरित्र में जमीन आसमान का अंतर है। कि स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल एलिप्स में ज्यादा यूज नहीं होती, पैरामेट्रिक फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म से काम चल जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम बहुत अच्छा है। थोड़ा समय लगाइए, पूरे मार्क्स पाइए। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन हाइपरबोला। पिछले टर्न पर हमने एलिप्स पढ़ा था और आज बारी है हाइपरबोला की। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री माइंड मैप। यानी अब आपके पास पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का माइंड मैप है। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम करने वाले हैं हाइपरबोला के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को रिवाइज। तो फिर से जैसा मैं हर बार बोलता हूं फिर बोलूंगा, देर किस बात की, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है? और ये शॉर्ट नोट्स मैंने आपको पहले ही बताया, हर बार बताता हूं, ये शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली बहुत काम आने वाले हैं। खासकर जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे एक दो दिन पहले अगर आपका रिवाइज करने का मन करे तो ये शॉर्ट नोट्स आपकी रिवीजन करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का माइंड मैपिंग आज हम करेंगे। तो हाइपरबोला होता क्या है? हाइपरबोला एक ऐसा कोनिक है जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है और फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता। तो हाइपरबोला इज अ कोनिक हुज एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 एंड फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। इस बात को हम यह कह सकते हैं कि E ग्रेटर देन 1 और जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, जैसे कि हमने बताया ये इक्वेशन को 5 डिफरेंट कोनिक्स को रिप्रेजेंट करने की काबिलियत रखती है ये इक्वेशन, है ना। तो यह जो इक्वेशन है ये हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगी? जब इसकी एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी, यानी h² ab से बड़ा होगा और फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करेगा, यानी डेल्टा 0 नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है यह हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करती है? जब डेल्टा 0 नहीं हो और h² ग्रेटर देन ab हो। अभी की अभी, बिल्कुल अभी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि यह इक्वेशन पैराबोला कब रिप्रेजेंट करती है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इट टू रिप्रेजेंट अ पैराबोला एंड इलिप्स। दोनों ही कंडीशन अभी लिखो, अभी की अभी। ठीक है? तो इस केस में क्योंकि एसेंट्रिसिटी 1 है, 1 से बड़ी है, तो आपको याद होगा एसेंट्रिसिटी क्या था? एसेंट्रिसिटी था डिस्टेंस, वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, यानी SP अपॉन PM। जो एसेंट्रिसिटी है 1 से बड़ी है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां इस केस में SP बड़ा है और PM छोटा होगा। यानी कि आप देख भी सकते हैं डायग्राम में SP हमने बड़ा बनाया और PM हमने छोटा बनाया, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। जबकि इलिप्स में ये उल्टा था। इलिप्स में उल्टा कैसे था? ये वाला जो डिस्टेंस है ये ज्यादा था और ये डिस्टेंस कम था। लेकिन यहां पर एसेंट्रिसिटी 1 होने के कारण द थिंग्स चेंज। तो फिर से एक बार बता दूं कि हाइपरबोला क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन such that ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed line is always a constant which is greater than 1, provided, साथ में क्या? provided the fixed point does not lie on provided the fixed point does not lie on provided the fixed point does not lie on does not lie on the fixed line, does not lie on the fixed line, on the fixed line। यानी सिर्फ यही बोलना काफी नहीं होगा कि एक पॉइंट इस तरह से चले, उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन से, फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से जो रेशियो है उसका डिस्टेंसेस का वो हमेशा 1 से बड़ा रहे। यह बोलना काफी नहीं होगा। साथ साथ ये भी बोलना पड़ेगा कि वो फिक्स्ड पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये फिक्स्ड पॉइंट यानी कि जो S है ये इसी लाइन के ऊपर आ जाए और एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो जाए तो आप बखूबी जानते हैं क्या बनेगा। ये भी नीचे अभी कमेंट बॉक्स में लिखो क्या बनेगा। हाँ, अगर एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो और फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर ही आ जाए। अब आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की तरफ। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लुक्स लाइक x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b²। देखा जाए तो इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इलिप्स के साथ। आप इसे चाहो तो ऐसे सोच सकते हो, x² अपॉन माइनस b² इज इक्वल टू 1। तो आप पाओगे मैक्सिमम फॉर्मूलाज जो हाइपरबोला के हैं दे कम फ्रॉम इलिप्स
बस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। जैसे आपको याद होगा वहां पर एसेंट्रिसिटी थी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहां एसेंट्रिसिटी है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वहां प्लस माइनस था बीच में, जब हमने माइनस बी स्क्वायर रखा तो ये बन गया प्लस, और बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। यहां पर जो बी है वो ए से छोटा, ए से बड़ा या ए के बराबर भी हो सकता है। इलिप्स में क्या था, जो बी की वैल्यू थी वह हमेशा ए की वैल्यू से छोटी थी। यहां पर बी में बी लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन ए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर एसेंट्रिसिटी को मैं 1.1 ले लूं तो ये बन जाएगा 1.21, माइनस 1 करेंगे तो 0.21, और 0.21 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो ए स्क्वायर से कम आएगी, यानी बी ए से कम आ जाएगा। अगर मैं एसेंट्रिसिटी को √2 ले लूं तो इस केस में b बराबर a आ जाता है, और अगर एसेंट्रिसिटी को मान लो मैं 2.1 ले लेता हूं तो b की वैल्यू a से बड़ी आ जाती है। तो इसका मतलब b a से बड़ा भी हो सकता है, b a से छोटा भी हो सकता है, b a के बराबर भी हो सकता है। यहां पर मेजर माइनर एक्सिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इलिप्स में था, यहां नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि यहां पर जो ये b है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और a और b का जो रिलेशन है वो ये है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। और अगर हम हाइपरबोला को ट्रेस करें तो इस हाइपरबोला का जो फोकस होता है, फोकस, द फोकस ऑफ दिस हाइपरबोला इज एट AE, 0, और जो डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू a बाय e। इस केस में हाइपरबोला की असिम्पटोट भी होती है, असिम्पटोट जो होती है इसकी, यानी हाइपरबोला जिसके, यही फर्क है हाइपरबोला में और पैराबोला में, इसकी असिम्पटोट्स आती हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाय a इंटू एक्स। ये असिम्पटोट्स कैसे आती हैं थोड़ा सा देख लो। यहां से अगर मैं y स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी b स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस b इंटू 1 अपॉन इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो अगर आप चाहो तो प्लस माइनस b बाय a इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाय a इंटू एक्स, और अंदर बच जाएगा a, है ना, 1 माइनस नहीं, दिस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 आएगा, सॉरी ये ऐसे आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, ठीक कर देता हूँ। दिस विल बिकम एज x इंटू रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर, हमने a कॉमन ले लिया, सॉरी, जब हमने a कॉमन ले लिया तो ये बन गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब मैंने x कॉमन लिया, यहाँ x नहीं है, जब मैंने x कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, जरा देखिए, ये बन जाता है x कॉमन लेने पर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, एज x बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, जैसे जैसे x बढ़ता जाता है तो आप देख सकते हैं ये जो क्वांटिटी है, कौन सी वाली क्वांटिटी, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी लगातार जीरो की तरफ बढ़ेगी, और जब ये क्वांटिटी लगातार जीरो की तरफ बढ़ेगी तो y इज इक्वल टू किसकी तरफ बढ़ेगा, प्लस माइनस b बाय a इंटू एक्स की तरफ। यानी कहने का मतलब है हाइपरबोला विल ट्राई टू बिकम, ये विल ट्राई टू कोइंसाइड और विल ट्राई टू मर्ज विद द लाइन y इक्वल टू b बाय a इंटू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस b बाय a इंटू एक्स। इसलिए इसकी दो असिम्पटोट्स होती हैं, यानी ये हाइपरबोला का जो कर्व है ये लगातार इस लाइन के पास जाता जाएगा, यानी लाइन से इसकी नजदीकियां बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे। तो यह लाइन क्या है, असिम्पटोट्स हैं। असिम्पटोट्स ऐसी लाइंस हैं जो जाकर हाइपरबोला को टच करेंगे एट इंफिनिटी। सो हाइपरबोला की दो असिम्पटोट्स होती हैं। जब हम बचपन में थे, मतलब जब हम पढ़ाई करते थे तो मैक्सिमम बच्चे, या फिर उसमें मैं भी हो सकता हूं, यह सोचते थे कि हाइपरबोला कुछ नहीं है, दो पैराबोला को काट के आमने सामने रख दो हाइपरबोला बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हाइपरबोला और पैराबोला के चरित्र में जमीन आसमान का अंतर है। पैराबोला एक चरित्रवान कर्व है, अगर आप पैराबोला को का वर्टेक्स सटा के रख दो इसके साथ, तो पैराबोला और हाइपरबोला में अंतर क्या है, पैराबोला तो इस लाइन, आपको पता है पैराबोला जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा यह धीरे धीरे करके इसकी जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो घटती जाएगी एंड इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल एट इंफिनिटी।
यानी कि ये बढ़ेगा तो सही, लेकिन ये धीरे 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 करके डिक्रीजिंग पेस से बढ़ता जाएगा एंड नॉट इट विल नॉट फॉलो एनी लाइन। जबकि हाइपरबोला क्या है, वो एक लाइन के साथ साथ बोलेगा धीरे 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 धीरे। तो यह कहना कि यह दो पैराबोलास अपोजिट रखे हैं, बिल्कुल गलत है। दोनों के चरित्र में जमीन आसमान का अंतर है। हाइपरबोला तो लाइन के साथ साथ हो लेता है, लाइन को देखते ही पिघल लेता है। कौन सी दो लाइंस, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, ठीक है। हाइपरबोला इन लाइंस के साथ साथ, यानी इनसे इनकी नजदीकियां बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन यह इसे कभी भी टच नहीं करता। कहां टच करेगा, जाकर इन्फिनिटी पर। सो दैट इज हाइपरबोला। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपरबोला। और हाइपरबोला और पैराबोला में अंतर क्या है, ये बिल्कुल ना सोचें कि हाइपरबोला दो पैराबोला आमने सामने रख दी तो हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। हाइपरबोला के भी दूसरा फोकस, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो यहां पर अगर मैं इसको फोकस ले लूं और इसको डायरेक्ट्रिक्स लूं, जो हमने शुरुआत में ली है, इसको फोकस लिया और इसको डायरेक्ट्रिक्स लिया, तो पूरा हाइपरबोला हमने कंस्ट्रक्ट किया। दिस हाइपरबोला इज, ये अगर हाइपरबोला का कर्व देखा जाए तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा वाई के इधर है वैसा वाई के इधर है। ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा एक्स एक्सिस के नीचे है। तो सिमेट्री ये कहती है कि अगर इसकी फोकस ए ई कॉमा जीरो है ना, इफ इट हैज अ फोकस ए ई कॉमा जीरो, देन इट शुड ऑल्सो हैव another focus symmetrically located on this side, and if it has a directrix x equal to a by e, then it should also have another directrix x equal to minus a by e lying on the left of y axis। तो इसी कारण से हाइपरबोला का सेकंड फोकस और सेकंड डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। तो ये हमारा प्राइमरी फोकस, ये हमारी प्राइमरी डायरेक्ट्रिक्स, और ये हो गया दूसरा फोकस, और यह हो गई दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर आप इस फोकस को लेंगे और इस डायरेक्ट्रिक्स को लेंगे, तब भी सेम हाइपरबोला जनरेट होगा। और यहां पर भी बिल्कुल वही प्रॉपर्टी फॉलो होती है जैसा मैंने आपको इलिप्स में बताया। मान लो मैंने पॉइंट P लिया, अब इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस फोकस से ले लिया हमने। we took the distance of this point from this focus and then we took the distance of this point from this डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पर SP अपॉन PM यह किसके बराबर होगा, एसेंट्रिसिटी के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं इसका डिस्टेंस इस फोकस से ले लूं, if I take its distance from this focus and मैंने इस फोकस से इसका डिस्टेंस ले लिया और इस डायरेक्ट्रिक्स से इसका डिस्टेंस ले लिया, तब भी इसका रेशियो क्या आएगा, SP अपॉन PM, S dash P अपॉन PM dash will also be eccentricity। तो कहने का मतलब है द हाइपरबोला कैन बी जनरेटेड इन टू वेज, बाय टेकिंग दिस एज फोकस एंड दिस एज डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a by e, और दिस एज फोकस and this as directrix। Same hyperbola can be generated, though therefore hyperbola has two foci plus minus a comma 0, बिल्कुल ellipse की तरह। डायरेक्ट्रिक्स भी दो होती हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस a by e। यहां फिर से एक बार बोल दूं, अगर a b से बड़ा है या छोटा है या बराबर है, इससे यह निर्भर नहीं करता कि हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। अधिकांश लोगों के मन में यह गलत फहमी रहती है कि जैसे इलिप्स में अगर a बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल और अगर a छोटा है तो वर्टिकल, लेकिन हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता बंधु, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां मेजर माइनर एक्सिस का कोई चक्कर नहीं है। अब जनरल टर्मिनोलॉजी, आइए हाइपरबोला की विभिन्न परिभाषाओं को जानते हैं। यह हाइपरबोला का कर्व, ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस, और यहां पर लाई करने वाले हमारे दो फोकस S और S डैश। फिर से जो लाइन दोनों फोकस से जाती है, पास करती है, उस लाइन को बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। यानी यहां मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। दिस इज अवर कॉन्जुगेट, दिस इज अवर ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। और यहां इन दोनों का मिड पॉइंट, दोनों फोकाई का जो मिड पॉइंट है, जैसा सर्कल इलिप्स में था, यह C क्या कहलाता है, सेंटर। और सेंटर की वही प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड सेंटर से बाइसेक्ट होती है, जस्ट लाइक इलिप्स। तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ S डैश। C को क्या बोलते हैं, सेंटर, एंड इट इज मिड पॉइंट ऑफ S डैश, मिड पॉइंट ऑफ SS डैश। और एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज बाइसेक्टेड बाय इट। तो ये चीज याद रखें, A और A डैश जहां पर हाइपरबोला अपनी ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करता है, ये कहलाते हैं वर्टिसेस। ये हैं वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला।
ये वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला है और साथ साथ ये एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी हैं, एंड्स ऑफ टीए, ये ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड्स भी हैं, ठीक है। और ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स -a, 0। तो लेंथ ऑफ टीए, लेंथ ऑफ जो टीए है, लेंथ ऑफ टीए ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a। तो यहां पर जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, और हम हाइपरबोला, किस हाइपरबोला की चर्चा कर रहे हैं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हाइपरबोला, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ टीए हो गया। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए डैश का, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एक्सिस। ये कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाती है। और कॉन्जुगेट एक्सिस में अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूं, एक तो B और एक B डैश, इफ आई टेक 2 पॉइंट्स सच दैट मैंने यहां ले लिया B डैश, तो यह पॉइंट है 0, B, और यह पॉइंट है 0, -B, 0, -B। तो B और B डैश आर कॉल्ड एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हैं। और बी डैश का जो लेंथ है, बी डैश इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ सी ए, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। और इसका जो लेंथ होता है वह बराबर होता है 2b के। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2b, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a। बाकी सारी परिभाषाएं बिल्कुल वैसी ही हैं, जैसे कि अगर आप हाइपरबोला के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि जो कॉर्ड की बात करते हैं, तो कॉर्ड का मतलब होता है आप कर्व के ऊपर कहीं पर भी 2 पॉइंट्स ले लो, उनको एक लाइन सेगमेंट से जोड़ दो, तो जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो है कॉर्ड कहलाएगी। तो यहां पर यह लाइन क्या हो गई, कॉर्ड। कॉर्ड ऐसे भी हो सकती है, कॉर्ड अगर आप यहां 2 पॉइंट्स लेकर इससे जोड़ दें तो यह भी एक कॉर्ड हो जाएगी। सो कॉर्ड कैन बी विद इन वन ब्रांच, or it can be from one branch to another branch. And if this chord happens to pass through the focus, then this is called as focal chord. जैसे यह है फोकल कॉर्ड है, और साथ साथ आपको यहां पर भी एक फोकल कॉर्ड दिख रही है, दिस इज ऑल्सो अ फोकल कॉर्ड। और ऐसी कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसे बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड एज डबल ऑर्डिनेट। ये डबल ऑर्डिनेट कहलाती है। एंड द डबल ऑर्डिनेट थ्रू द 2 फोकाई दे आर कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। तो ये हो गई हमारी लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम है एक, और एक लेटस रेक्टम ये है। तो वी हैव 2 लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। और यह जो कॉर्ड है जो सेंटर से पास होती है, इस कॉर्ड को हम चाहें तो हाइपरबोला का डायामीटर भी बोल सकते हैं। दिस इज द डायामीटर ऑफ हाइपरबोला। कितना डायमीटर होगा, इनफिनिटी मैनी, जो भी कॉर्ड सेंटर से पास होती है दैट इज कॉल्ड एज अ डायामीटर। एक बार जरा अच्छे से देख लें, ट्रांसवर्स एक्सिस लाइन कंटिंग द फिक्स पॉइंट एस एंड एस डैश, द फोकाई इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस और फोकल एक्सिस। इसका दूसरा नाम क्या है, फोकल एक्सिस, क्योंकि दोनों फोकस इसी पर लाई करते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एक्सिस। फ्रॉम फिगर बी डैश इज द कॉन्जुगेट एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इलिप्स में बताया था, यहां फिर से बता दें, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अगर कोई हमसे बोले फाइंड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, इसका मतलब सामने वाला कह रहा भाई इसका कॉन्जुगेट एक्सिस और साथ साथ ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों बताइए। सेंटर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला, है ना। और वो यहां पर ओ नहीं, हमने यहां उसे सी बनाया है। यहां पर लिखा है फ्रॉम द फिगर सी इज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सी क्या है, सेंटर है हाइपरबोला का। फिर नेक्स्ट वर्टिसेस, ए और ए डैश वर्टिसेस है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मैंने आपको बता दिया, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस मैंने आपको बता दिया, फोकल कॉर्ड बता दिया। फिर डबल ऑर्डिनेट हम पढ़ चुके, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम हम देखेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वही है जो आपने इलिप्स में पढ़ा था। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, जहां पर डायरेक्ट्रिक्स अपने कॉन्जुगेट, जहां पर डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला क्या करे, ये क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स,
ये दोनों फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स z और z डैश, यानी जहां पर कोई डायरेक्ट्रिक्स अपने ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करे, दैट इज कॉल्ड एज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकल डिस्टेंस, ये मैं आपको बता चुका कि अगर कोई भी पॉइंट P ले लें हाइपरबोला के ऊपर, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट फोकस एंड फ्रॉम द सेकंड फोकस, दे आर कॉल्ड एज फोकल रेडियाई ऑफ द पॉइंट, दे आर कॉल्ड एज फोकल रेडियाई ऑफ द पॉइंट। और यहां पर जो एसेंट्रिसिटी है वो है थी 1 + b² / a², और देखिए हम उसे लिख सकते हैं 1 + CA/TA का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी एसेंट्रिसिटी को आप यहां से यहां इसको लिख दो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2b/2a का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज 2b? इट इज CA, एंड व्हाट इज 2a? इट इज TA, तो CA/TA का होल स्क्वायर। ये चीज याद रखेंगे। दो इलिप्स या हाइपरबोलास आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम एसेंट्रिसिटी, यानी दो हाइपरबोला अगर मेरे पास हैं तो वो दोनों हाइपरबोला को मैं सिमिलर कब बोलूंगा? जब उनकी एसेंट्रिसिटी सेम होगी। इसी तरह से दो इलिप्स कब सिमिलर कहे जा सकते हैं? जब दोनों की एसेंट्रिसिटी सेम हो। ये मत सोच लीजिएगा कि इलिप्स और हाइपरबोला दोनों की एसेंट्रिसिटी सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी है और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है। तो जो मैंने यहाँ ये वाक्य लिखा है, इसका मतलब ये है अगर दो हाइपरबोला हैं वो सिमिलर तब कहलाएंगे जब दोनों की एसेंट्रिसिटी सेम हो। इसी तरह से दो अलग अलग इलिप्सेस हैं वो सिमिलर तब कहलाएंगे जब दोनों की एसेंट्रिसिटी सेम हो। अब आते हैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पर, लेंथ और एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम पर। अगर मैं एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करूं तो जैसा कि वहां था इलिप्स में 2b²/a, यहां भी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b²/a ही होती है। अगर मैं इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा CA² तो यह भी याद रखिए, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज ऑल्सो गिवन एज CA² और एसेंट्रिसिटी जो मैंने बताया था अभी, एसेंट्रिसिटी इज, ये भी याद रखिएगा कि 1 + CA²/TA। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। फिर एंड्स ऑफ LR, जैसा कि वहां था AE कॉमा, कहां था? इलिप्स में। AE कॉमा ± b²/a और -AE कॉमा ± b²/a, दीज आर द एंड्स ऑफ दिस लेटर सेक्टम। यानी ये तो हो गए L2 के एंड पॉइंट्स, ये तो हो गए L2 और L2' के एंड पॉइंट्स। दिस इज L2 है ना, ये L2 के एंड पॉइंट्स, और यह है L1 के एंड पॉइंट्स, और लेंथ होता है 2b²/a। फिर ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, उसके पहले मैं आपको फोकल डिस्टेंस भी बता दूं। फोकल डिस्टेंस, अगर मुझे किसी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी मुझे उसके दोनों फोकस से नीचे, मुझे अभी की अभी जल्दी से लिख के बताओ किसी पॉइंट का फोकल डिस्टेंसेस या फोकल रेडियाई इन केस ऑफ इलिप्स, पॉइंट है P x, y, तो उसका डिस्टेंस फोकल दोनों फोकस से क्या होता है? यहां पर मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है P एंड आई वांट टू फाइंड दीज फोकल डिस्टेंसेस। ये P, ये है x, y, और यह है एक फोकस S' और ये S। तो फोकल रेडियाई of P is equal to SP and S'P। तो SP और S'P, यहां पर हमारे पास जो हाइपरबोला है वो है x² / a² - y² / b² = 1। ठीक है हाँ तो ये हो जाएगा EX - a और ये होगा EX + a। दीज आर द फोकल डिस्टेंसेस। यहां मॉड और लगा दीजिए, दीज आर फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट। ये हो जाते हैं फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस एंड दिस। तो ये हो गए फोकल डिस्टेंसेस दोनों किसी पॉइंट P के फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, अगर मैं इस ब्रांच पर बात करूं तो आप जरा एक चीज और देखिएगा, इस ब्रांच पर अगर बात की जाए तो SP जो होगा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, हाँ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और a से बड़ा होगा। a से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा सबसे छोटा जो x कोऑर्डिनेट हो सकता है हाइपरबोला में पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट, दैट शुड बी a, 0, दैट इज a।
तो ये x जो होगा a से बड़ा ही होगा, क्योंकि देख रहे हैं इधर की साइड है, तो डेफिनेटली जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो उससे बड़ा ही आएगा। तो x जो है वो a से बड़ा है, e से मल्टीप्लाई किया तो ये भी a से अभी भी बड़ा रहा, क्योंकि e 1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव नंबर होगा ex माइनस a। और s डैश p अगर देखा जाए तो ये है ex प्लस a, क्योंकि तो पूरा पॉजिटिव है। तो यहां पर s डैश p माइनस एस पी इज इक्वल टू कितना होगा 2a। वहीं अगर मैं पॉइंट यहां ले लूं, इफ आई टेक द पॉइंट हियर, अगर मान लो यहां होता p और मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y होते, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो इस केस में है ना, ये किसके लिए हो गया, x पॉजिटिव के लिए। अगर x पॉजिटिव होता और अगर x नेगेटिव होता तो आप देख सकते हैं इस केस में एस पी जो होता यह है खुलता माइनस का, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, तो ये हो जाता ई एक्स ए माइनस ई एक्स। और एस डैश पी भी खुलता, कैसे खुलता, देखो ये x नेगेटिव है, ई से मल्टीप्लाई हुआ और a ऐड हुआ, तो ये भी एक नेगेटिव नंबर है, माइनस ए माइनस ई एक्स। तो यहां पर एस पी माइनस एस डैश पी इज इक्वल टू 2a। तो इसलिए मैं कह सकता हूं पूरे हाइपरबोला पर एस पी एस डैश पी माइनस एस पी, इसका मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू TA, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू TA। और साथ साथ ये जो है ये डेफिनेटली 2AE से छोटा है, यानी कि SS डैश से छोटा है। तो दिस गिव्स अस अनदर ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन, दिस गिव्स अस alternative definition of hyperbola. It is defined as a locus of a point which moves such that the difference of its distances from two fixed points is always a constant, and that constant is less than the distance between those two fixed points. यानी कि हाइपरबोला की एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन यहां से निकल कर आती है कि हाइपरबोला इज डिफाइंड एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट व्हिच इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू फिक्स पॉइंट, यानी एस एस डैश से छोटा होता है। और जो ये कांस्टेंट आता है वही उस हाइपरबोला का TA बन जाता है। सो हियर वी हैव hyperbola is the locus of a point which moves in such a way that the difference of its distances from two fixed points is always a constant, है ना, that is the length of TA, and this constant would be less than the distance between those two fixed points. तो अगर PS1 minus PS2 का मॉड्यूलस लैम्डा है, यानी डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑफ P फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स S1 and S2 इज लैम्डा, तो अगर लैम्डा S1 S2 से छोटा है, लैम्डा S1 S2 से छोटा है तो हाइपरबोला बनेगा, और लैम्डा अगर S1 S2 के बराबर है तो इस केस में हमें मिलती है पेयर ऑफ रेज एमिनेटिंग फ्रॉम S2 एंड S1 इन अपोजिट डायरेक्शंस अलोंग द लाइन जॉइनिंग S1 एंड S2। और अगर S1 S2 लैम्डा जो है S1 S2 से बड़ा है तो उस केस में कोई भी लोकस नहीं मिलता। तो ये चीज याद रखिए, कई बार लोकस फाइंडिंग में यह चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। अभी तक बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला देख लिया, वर्टिकल नहीं होता क्या? तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, और वर्टिकल हाइपरबोला है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो हाइपरबोला वर्टिकल जो होगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दैट इज द हाइपरबोला इन वर्टिकल फॉर्म, यानी कि यहां पर छोटे a और b से वैल्यू से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अगर x वाला जो टर्म है, x स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव है और y स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है, देन इट इज हॉरिजॉन्टल। और अगर x स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है, y स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है, देन इट इज वर्टिकल। तो ये वर्टिकल हाइपरबोला होगा। और यहां पर होगा क्या, तो ये मैं मिटा देता हूं। यहां पर एसेंट्रिसिटी कितनी थी सर? एसेंट्रिसिटी थी EH वाज 1 माइनस 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना। और जो फोकस थे वो थे प्लस माइनस AE कॉमा 0, और जो डायरेक्ट्रिक्स थी वो थी x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय E, और जो यहाँ TA था वो था 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ था 2b। यहां पर सब कुछ बस चेंज हो जाता है, a और b का रोल इंटरचेंज हो जाता है। यहां पर जो हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी होगा, EV कह देता हूं इसको मैं, E वर्टिकल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और फोकस जो हो जाएगा वो हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई बी, ये हो जाएगा बी ई एच, यहाँ एच लिख लो और यहाँ भी एच, ठीक है। और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी इस केस में, डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल टू प्लस माइनस पी बाय ई बी, ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। और जो सी ए होगी वो होगी 2a, और जो टी ए होगी वो होगी 2b, वो होगी 2b। सो दैट इज वर्टिकल हाइपरबोला। और यहाँ उनके सारे पैरामीटर्स का कंपैरिजन है। ऐसे कंपैरिजन हमने पिछले माइंड मैप में इलिप्स में बताया था। सेंटर 0 0 दोनों का, टी ए 2a, इसका 2b, इसका 2b, इसका 2a, फोका है 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0, यहाँ 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई। डायरेक्ट्रिक्स अभी बताई, सेंट्रिसिटी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, 1 प्लस यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां थी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां नीचे आएगा बी स्क्वायर, दिस विल बी बी स्क्वायर। ये कितना होगा, दिस विल बी बी स्क्वायर, दिस विल बी बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यहां था 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहां होगा 2a स्क्वायर अपॉन बी। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जिसे हम अभी पढ़ेंगे, इसके ऊपर होता है a sec phi b tan phi, इसके ऊपर b sec phi कॉमा a tan phi, रोल इंटरचेंज हो गया। और phi की वैल्यू 0 से 2 पाई है। फोकल रेडियाई sp ex1 माइनस ए ex1 प्लस ए, और यहाँ ey1 माइनस बी ey1 प्लस बी, आप चाहो तो यहाँ मॉड भी लगा दो। दीज आर द फोकल रेडियाई, ये हो गए फोकल रेडियाई। और फिर डिफरेंस ऑफ फोकल रेडियाई, डिफरेंस ऑफ फोकल रेडियाई होता है 2a और वहां 2b। टेंजेंट्स एट वर्टिसेस, व्हेन आई से टेंजेंट एट वर्टिसेस, दिस बेसिकली मींस, आपको पता है ना ये वर्टिसेस हैं a और a डैश, और यहां पर यह है a और यह है a डैश। तो टेंजेंट एट वर्टिसेस ये तो हो जाएगा y इक्वल टू b, और ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस b, और ये होगा इस केस में x इक्वल टू माइनस ए और ये x इक्वल टू ए। तो टेंजेंट एट वर्टिसेस इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और उसमें प्लस माइनस बी। और इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस होती है, उस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस होती है, तो x इक्वल टू 0 उसकी इक्वेशन। और इसी तरह से कॉन्जुगेट एक्सिस इंटरचेंज्ड हैं। अब आते हैं हाइपरबोला विद शिफ्टेड सेंटर। अगर हाइपरबोला यहां पर x माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो उसका सेंटर होता है अल्फा कॉमा बीटा। और ये हाइपरबोला जैसा इलिप्स में था, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। और अगर ये -1 के बराबर हो जाए तो ये वर्टिकल हाइपरबोला होगा, एज सिंपल एज दैट। जनरलाइज्ड वर्जन क्या है हाइपरबोला का, वो भी जरा देख लें। जनरलाइज्ड वर्जन यानी हम कैसे हाइपरबोला को डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके से। तो यहां पर मान लीजिए, सपोज वी हैव दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला, दिस एंड दिस, और इसके ऊपर एक पॉइंट है P, उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये P, ये N और ये M। ये क्या है, ये है TA और ये है CA। हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अगर हम x देखें तो ये तो y होगा एक तरीके से और ये होगा x, तो आई कैन ऑल्टरनेटिवली राइट दिस इक्वेशन एज पी एम का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस पी एन का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन सी ए अपॉन सेमी टी ए का स्क्वायर है ना, ये क्या हुआ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन सी ए का स्क्वायर अपॉन सेमी टी ए का स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन टी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी सी ए का स्क्वायर
सेमी मतलब आधा, सी ए का स्क्वायर बराबर 1। तो इसी कारण से अगर मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ले लूं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ले लूं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो, और ये एम एक्स माइनस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0, ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो। तो कॉन्जुगेट एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर अपॉन सेमी सी ए का स्क्वायर, और ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि कल को अगर आपके पास दो फिक्स्ड लाइंस दे दी जाएं जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो उस केस में एक लाइन ये, एक लाइन ये, जो हाइपरबोला होगा, and these are two mutually perpendicular lines, these are two mutually perpendicular lines, then the hyperbola would be this। ये तो है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, और यह है एम एक्स माइनस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा सेंटर, एंड दिस विल बी द हाइपरबोला, this will be the hyperbola। So that is the general equation of hyperbola। If you're given the equation of CA and TA along with the length of semi CA and semi TA, then you can write down the equation of hyperbola in this form। Next, conjugate hyperbola। Conjugate hyperbola, corresponding to every hyperbola, we can define another hyperbola whose CA and TA are just the opposite of the CA and TA of the given hyperbola। यानी कि जो गिवन हाइपरबोला की टीए है वो उसकी सीए के बराबर हो जाए, और जो गिवन हाइपरबोला की टीए सीए है वो उसकी टीए के बराबर हो जाए। यानी कि जैसे ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी सीए है 2b, सीए है 2b और टीए है 2a, इक्वेशन है y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसकी जो टीए है वो है y एक्सिस के अलॉन्ग, b इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू 0। तो जो दूसरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा उस हाइपरबोला में जस्ट अपोजिट हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए टीए, है ना, ये हो जाना चाहिए टीए, देखो, और इक्वेशन x इक्वल टू 0, और ये हो जाना चाहिए सी ए। तो ये जो हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है, तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। इसकी सी ए उसकी टी ए, और इसकी टी ए इसकी टी ए उसकी सी ए, और इसकी सी ए उसकी टी ए हो जाती है, और साथ साथ कोइंसाइड भी करती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसकी जो टी ए है वह कंसाइड कर रही है इसकी सी ए के साथ, इट इज कोइंसाइडिंग विद द सी ए ऑफ दिस, देखो बिल्कुल साथ कंसाइड कर रही है, इक्वेशन भी सेम है, हाँ। और इसी तरीके से अगर मैं टीए की बात करूं तो इसका जो टीए है और जो इसका सीए है वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ऐसा हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाता है। एक पॉइंट जो याद रखने लायक है वो यह है कि इनकी एसेंट्रिसिटीज के रेसिप्रोकल, इनकी एसेंट्रिसिटीज के स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल का सम होता है 1। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज 1, दैट इज 1 अपॉन ई एच का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई सी एच का स्क्वायर, यह वैल्यू 1 आती है। तो रिमेंबर दिस वैल्यू इज 1, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, इनके जो फोकस होते हैं, इनके जो फोकस होते हैं वह सब के सब मिलकर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये एस, ये एस डैश, ये S1, ये S डैश, ये S1 कह देते हैं S1, और ये S1 डैश। तो यहां पर द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड आर कॉन्साइक्लिक एंड फॉर्म अ वर्टिस ऑफ अ स्क्वायर, यानी यह एक स्क्वायर बनता है, दिस इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बनता है। और इसका जो एरिया होगा डेफिनेटली वो कितना होगा सर, ये डायगोनल है, जो इसका एरिया होगा, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया हो जाएगा एस एस डैश ना बाय √2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा
एस एस डैश का स्क्वायर बाय 4 बाय 2 सॉरी बाय 2, है ना, या फिर S1 डैश का स्क्वायर बाय 2, दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि हाइपरबोला जो है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और यहाँ पर जो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं, है ना, हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाँ असिम्पटोट्स दोनों की सेम होती हैं, है ना। यहाँ पर एक चीज और लिख दूं मैं, हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हैव द सेम पेयर ऑफ असिम्पटोट्स, हाइपरबोला and its conjugate have the same pair of asymptotes, दोनों की asymptotes सेम होती हैं, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, यही होती हैं दोनों की asymptotes, सेम पेयर ऑफ asymptotes। फिर अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट relative to a hyperbola. If I talk of position of a point relative to hyperbola, so now I am talking of position of a point. So position of a point. So now we are talking of position of a point. Position of a point relative to a hyperbola. That is what we are talking of. कि कोई point hyperbola के अंदर बाहर है, पता कैसे चलता। अभी तक हमने जितने भी कोनिक पढ़े, हमने उसमें पढ़ा कि अगर आप वो पॉइंट को उठा के कर्व की इक्वेशन में पुट कर दें, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट बाहर, नेगेटिव आता है तो पॉइंट कर्व के अंदर, और अगर जीरो आता है तो पॉइंट कर्व के ऊपर होगा। हाइपरबोला में यह चीज बिल्कुल उल्टी हो जाती है, यानी अगर वह पॉइंट आप उठाकर हाइपरबोला की इक्वेशन में रख दो, अगर नेगेटिव आता है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द हाइपरबोला, अगर पॉजिटिव आता है पॉइंट लाइज इनसाइड द हाइपरबोला, और अगर जीरो आता है पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अगर नेगेटिव आया तो आउटसाइड, ग्रेटर देन जीरो आया तो इनसाइड, और इक्वल टू जीरो आया तो ऑन द पैराबोला। तो ये तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाइपरबोला, ये जो लेस देन है ये तो हो जाएगा आउटसाइड, इक्वल टू जीरो आ जाए तो ऑन, और लेस देन और ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो इनसाइड। जस्ट द अपोजिट व्हाट यू डिड इन सर्कल, इलिप्स एंड पैराबोला, जस्ट द अपोजिट ऑफ दैट। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी सर्कल की। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, अगर आप ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस को क्या लेंथ को डायमीटर ले लें, यानी डायमीटर ले लें ए डैश को, और एक सर्कल बना लें, देन दिस सर्कल इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल। तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने ए और ए डैश के को डायमेट्रिक एंड्स लिया तो इनका मिड पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ हाइपरबोला ही सेंटर ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा। इन केस ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला, उस केस में आप जानते हैं वर्टिकल हाइपरबोला के केस में जो हमारा हाइपरबोला होगा दैट विल बी दिस, हाइपरबोला ऐसा दिखाई देगा ये, और यहां पर जो सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा, और जो इसका रेडियस होगा, आपको पता ना ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, बी, ये ए होगा और ये है ए डैश होगा। तो यहाँ पर इस केस में इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, बी, और जो नीचे पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, माइनस बी। तो इसका इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ऑक्सिलरी सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक विद इलिप्स, इज कॉन्सेंट्रिक विद इलिप्स, विद हाइपरबोला, सॉरी विद हाइपरबोला, हाँ इलिप्स में भी कॉन्सेंट्रिक होता है, एंड हैज रेडियस इक्वल टू सेमी टी ए, एंड हैज रेडियस इज इक्वल टू सेमी टी ए, आधी टी ए के बराबर, क्योंकि टी ए का पूरा लेंथ होता है 2a, तो आधी टी ए के बराबर। ऑक्सिलरी सर्कल की ही मदद से हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं हाइपरबोला के ऊपर। मैंने आपको इलिप्स में बताया था ऑक्सिलरी सर्कल इज, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, यानी जिसकी सहायता से हम कुछ करें। तो यहाँ इसकी सहायता से हम किसी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं। तो अगर यह पॉइंट है Q, यह पॉइंट है P, आपने क्या किया, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला, उस पॉइंट से आपने
ऑक्सिलरी सर्कल पर टेंजेंट बनाई और उसको उठा के सर्कल के सेंटर से जोड़ दिया। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो हो जाते हैं ए सेक थीटा, बी टैन थीटा। तो ध्यान रखिए यहां पर अगर किसी पॉइंट के कई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो वो होते हैं ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा, जहां थीटा को हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक एंगल ऑफ पी। इट इज कॉल्ड एज एसेंट्रिक एंगल ऑफ पी, एसेंट्रिक एंगल ऑफ पी। और पी और क्यू को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। पी एंड क्यू आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। और थीटा की जो रेंज होती है वो 0 से 2 पाई होती है, बारिंग π/2 एंड 3π/2, जिस पर tan और sec डिफाइंड नहीं होता। तो 0 से π/2 द पॉइंट विल लाई ऑन ब्रांच 1। ब्रांच 1 से मेरा मतलब है ये वाली ब्रांच पर, पॉइंट इस पर लाई करेगा। और अगर थीटा π/2 से पाई के बीच में हो, π/2 से लेकर पाई के बीच में हो, π/2 से लेकर पाई तक, ठीक है, हाँ, π/2 से पाई के बीच में हो, then in that case, so this is π/2 से पाई, then in that case it lies on branch 3, it lies on branch 3। और अगर पाई से लेकर 3π/2 तक हो तो पॉइंट P will lie on branch 2, branch 2 यह है और यह है ब्रांच 3। और अगर 3π/2 से 2 पाई हो तो यह है ब्रांच 4 पर लाई करेगा। और थीटा की जो रेंज है वो है 0 से लेकर 2 पाई, बारिंग π/2 एंड 3π/2। आप कहेंगे सर आपने इसमें पाई भी छोड़ दिया, असल में जब पाई रखोगे तो ये हो जाएगा -a,0, यानी कि इट विल लाई हियर ऑन द बाउंड्री ऑफ ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3, यानी जो उन्हें सेपरेट कर रही है। ये हो जाएगा पाई के कॉरस्पॉन्डिंग और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट होगा। आई होप दिस इज क्लियर कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए कैसे कैसे पॉइंट बिहेव करता है। नेक्स्ट आते हैं कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के ऊपर। अगर मुझे हाइपरबोला पर 2 पॉइंट्स रखे हैं पी अल्फा और क्यू बीटा और उनको जोड़ने वाली कॉर्ड की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, देन द इक्वेशन इज x cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस y अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बिल्कुल ऐसी इक्वेशन इलिप्स में थी, लेकिन यहाँ दोनों में यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था और यहाँ माइनस था। तो यह है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। और अगर यह इक्वेशन यह है जो कॉर्ड है d, 0 से पास होती है तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 ये होता है a माइनस डी अपॉन a प्लस डी। और इसी तरीके से बिल्कुल ऐसी रिलेशंस इलिप्स में भी थे, यहाँ था e माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 और यहाँ था e माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1, लेकिन यहाँ है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये हो गई कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला है जिसका सी और टी ए बराबर होता है। सी ए टी ए बराबर होने के कारण एसेंट्रिसिटी जो थी वो है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 1 एंड दैट इज 2, क्योंकि b और a बराबर होता है, तो दैट इज √2। सो rectangular hyperbola is a special hyperbola whose eccentricity is 2 √2 and its CA or TA are equal। और इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, x square minus y square equal to a square। That is the equation of rectangular hyperbola। टेंजेंट्स टू हाइपरबोला पर चलते हैं। जैसा कि हमने इलिप्स में पढ़ी थी टेंजेंट कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म, बिल्कुल वैसे ही टेंजेंट्स यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। और कार्टेशियन फॉर्म वही x स्क्वायर की जगह x x1, यहां पर यह जो पॉइंट है ये पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला, लाइज ऑन हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला पर अगर स्थित कोई भी पॉइंट है x1 y1 तो उस पॉइंट पर बनी हुई जो टेंजेंट होती है वह होती है x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और पैरामेट्रिक फॉर्म x अपॉन ए सेक थीटा माइनस y अपॉन बी टैन थीटा इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट। ये एक तरीके से हमारे लिए x1 हो गया, ये हमारे लिए y1 हो गया। पैरामेट्रिक फॉर्म में जैसा हमने इलिप्स में स्लोप लिखा था, याद है आपको क्या था स्लोप, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। यहां पर जो स्लोप होता है वो होता है बी बाई ए कोसेक थीटा, बी बाई ए कोसेक थीटा, दैट इज द स्लोप। और यहां इस केस में अगर आप
देखें तो सम ऑफ एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स इज पाई। यानी कि अगर मेरे पास हाइपरबोला पर दो पॉइंट्स हैं जिनके एसेंट्रिक एंगल्स का सम पाई हो, तो आपके पास जो टेंजेंट्स उन पॉइंट्स पर आएंगी वो कैसी आएंगी? पैरेलल टेंजेंट्स आएंगी। दे विल बी पैरेलल टेंजेंट्स, है ना, दे विल बी पैरेलल टेंजेंट्स। जैसे कि मान लीजिए आपके पास से यू हैव अ पॉइंट हियर एंड हियर, यू विल फाइंड कि जैसे एक पॉइंट ये और एक टेंजेंट ये, दीज टू टेंजेंट्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये जो दो टेंजेंट्स हो जाएंगी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। कब होंगी पैरेलल? जब आपके पास इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट के एसेंट्रिक एंगल्स का जो सम है वह कितना हो? वह हो पाई। यानी ये पी अल्फा और ये क्यू बीटा। तो पी अल्फा और क्यू बीटा पर बनी हुई जो टेंजेंट्स हैं यह एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी? अगर ये पैरेलल हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर ये पैरेलल हैं तो उस केस में जो आपके पास एसेंट्रिक एंगल्स का सम आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई। हाइपरबोला के केस, इलिप्स के केस में क्या कंडीशन थी जरूर बताइएगा। अगर पी अल्फा और क्यू बीटा पर बनी हुई टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये याद रखें तो अच्छा है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है याद रखना। अब यहां पर आते हैं टेंजेंट टू इलिप्स इन स्लोप फॉर्म। अगर मान लीजिए मेरे हाइपरबोला इन स्लोप फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर आप एसेंट्रिसिटी देखें उस केस में देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस पर जो टेंजेंट्स थी उसकी ऑफ स्लोप एम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये थी। तो बिल्कुल ऐसे ही बस यहाँ बी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? माइनस बी स्क्वायर, खत्म। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाज ए स्क्वायर एम बाई सी माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी, है ना, ये था जहां तक। हाँ, और इस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल, अगर आपने इलिप्स का याद कर लिया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब है ये दो टेंजेंट्स हो गई हाइपरबोला पर एम स्लोप की। यानी हम हमेशा कितनी टेंजेंट बना सकते हैं हाइपरबोला पर? दो पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं एम स्लोप की। लेकिन एम के ऊपर भी शर्तें हैं। यहाँ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर, है ना। अगर m माइनस बी बाई ए से बी बाई ए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस बी बाई ए से इन्फिनिटी, तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। क्योंकि उस वक्त ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। तो इस केस में हमारे पास दो रियल टेंजेंट्स आ जाएंगी। लेकिन अगर m की वैल्यू यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 से छोटा हुआ तो उस केस में हमारे पास एक भी टेंजेंट नहीं आने वाली। यानी किसी भी हाइपरबोला के लिए अगर आपसे क्या कहा जाए कि हर स्लोप की टेंजेंट बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती। अगर उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो माइनस बी बाई ए से बी बाई ए इंटरवल के बीच में कहीं लाई करता है, देन you cannot draw any tangent to the hyperbola corresponding to this slope, ठीक है। और अगर m की वैल्यू माइनस बी बाई ए से बी बाई ए माइनस बी बाई ए और बी बाई ए हो तो दिस corresponds to asymptotes, these correspond to asymptote which touch the curve at infinity। तो ये है a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, asymptotes are a form of tangent which touch the curve at infinity, but IIT does not consider them to be tangent because they do not touch the curve in any real point, they touch the curve at infinity। तो जब भी अगर हमसे बोला जाए रियल टेंजेंट्स फाइंड करिए, उसके लिए m की रेंज फाइंड करिए, तो आप कंडीशन क्या लगाएंगे? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, ना कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन 0, बिकॉज
जो असिम्पटॉट्स हैं दे आर नॉट रियल टेंजेंट, दे आर नॉट टेंजेंट्स इन रियल टर्म्स, दे टच द कर्व एट इंफिनिटी। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर अगर हाइपरबोला हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इस हाइपरबोला को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इस हाइपरबोला और इस हाइपरबोला में सिर्फ इतना अंतर है कि आप यहां पर जब टेंजेंट लिखेंगे स्लोप m की तो कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा बी स्क्वायर, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर बाई सी, माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस इज द इक्वेशन टू दिस हाइपरबोला, यानी वर्टिकल फॉर्म में जो हाइपरबोला को उस पर एम स्लोप की टेंजेंट ऐसे लिखी जा सकती है। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर बनी हुई टेंजेंट एच कॉमा के से पास करती है, तो एच कॉमा के से पास करती है तो मेरे पास टेंजेंट जो होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एच कॉमा के से पास करती है तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से k माइनस एम एच का होल स्क्वायर is equal to a square m square minus b square, and from here you get m square into h square minus a square minus 2hk into m plus k square plus b square is equal to 0। और ये क्वाड्रेटिक है m में तो डेफिनेटली इससे हमें दो रूट्स मिलने वाले हैं m1 और m2। तो अगर मान लो हाइपरबोला पर बनी हुई कोई टेंजेंट h कॉमा k से पास करती है तो ऐसी कितनी टेंजेंट मिल सकती है, मैक्सिमम दो, जिनके स्लोप्स हैं m1 और m2। और m1 m2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, m1 m2 के बीच में रिलेशन होगा 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी द सम ऑफ रूट्स बेसिकली, और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यह रिलेशन जैसा कि इलिप्स में यूज किया, जैसा कि हमने पैराबोला में यूज किया, दीज टू रिलेशंस कैन बी यूज्ड टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट इनक्लोज एन एंगल अल्फा या बीटा बिटवीन देम। और आपको पता है tan स्क्वायर थीटा जो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसका होल स्क्वायर, और हम इसे लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू और m1 m2 की वैल्यू रख सकते हैं एंड देन वी विल गेट द लोकस एंड दिस एंगल से इज थीटा। तो यहां से आप समझ सकते हैं डायरेक्टर सर्कल भी आ जाएगा। अगर डायरेक्टर सर्कल की बात की जाए तो डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल इस केस में अगर हम डायरेक्टर सर्कल की बात करें, वी टॉकिंग ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल उस पॉइंट का लोकस होगा जिससे बनी हुई दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना हो, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वो दोनों टेंजेंट्स कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एक टेंजेंट ये बना दी और एक टेंजेंट आपने यहाँ बनाई, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री हो जाना चाहिए। देन द लोकस ऑफ सच अ पॉइंट इज कॉल्ड एज द डायरेक्टर सर्कल। ये है डायरेक्टर सर्कल। पैराबोला में क्या होता है, नीचे अभी मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, व्हाट इज द डायरेक्टर सर्कल इन केस ऑफ पैराबोला। पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट है पी और ये हाइपरबोला। इस पर जो डायरेक्टर सर्कल है वो होता है, ये है m1 m2 बराबर -1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर -1 रख दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल आ जाएगी। ये हो गया सी डायरेक्टर। कहने का मतलब है कि अगर ए बी से बड़ा हुआ तो डायरेक्टर सर्कल रियल होगा, यानी कि अगर मेरे पास हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
तो उसका जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए बी से बड़ा हुआ तो डायरेक्टर सर्कल रियल सर्कल होगा, अगर ए बी के बराबर हुआ तो उस केस में पॉइंट सर्कल होगा, और अगर ए बी से छोटा हुआ तो डायरेक्टर सर्कल इमेजिनरी होगा। यानी कि 2D प्लेन में कहीं पर भी कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जब ए लेस देन बी होगा जहां से इस हाइपरबोला पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाई जा सकें। तो यहां उसी बात को समराइज किया है। लेंथ ऑफ टी ए अगर ग्रेटर है लेंथ ऑफ सी ए से, डायरेक्टर सर्कल इज रियल विद फाइनाइट रेडियस, डायरेक्टर सर्कल इज पॉइंट विच इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, और अगर टी ए इज लेस देन सी ए, नो रियल सर्कल। और इस हाइपरबोला के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उल्टा हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज द डायरेक्टर सर्कल इन दिस केस। फिर आता है असिम्पटॉट्स। अगर मेरे पास हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला, और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हम आपको बता चुके हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो हमें आपको यह बताया कि दोनों का पेयर ऑफ असिम्पटॉट्स सेम होता है। इसके असिम्पटॉट्स, दोनों की असिम्पटॉट्स क्या होती हैं? दे आर y इक्वल टू, असिम्पटॉट्स क्या होती हैं? y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। तो इनके असिम्पटॉट्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इनकी कंबाइंड इक्वेशन देखी जाए तो कंबाइंड इक्वेशन आती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इंटू एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों रिलेशंस को तो वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टू असिम्पटॉट्स। और देखने वाली बात यह है कि अगर मैं ये असिम्पटॉट्स की जॉइंट इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन माइनस हाइपरबोला, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है अगर मैं उसे ऐसे लिख दूं +1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिख देता हूं +1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हाइपर एसिम्पटॉट्स में से हाइपरबोला माइनस करो हाइपरबोला की इक्वेशन, और फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला में से असिम्पटॉट्स की इक्वेशन माइनस कर दो, यू गेट बैक द सेम कांस्टेंट, ठीक बात है? हाँ, सेम कांस्टेंट मिलता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ असिम्पटॉट्स एंड हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्पटॉट्स, जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्पटॉट्स एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, only differ by a constant, सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर करते हैं, जो कि इस केस में कितना है? 1 है। यह बात हर हाइपरबोला के लिए ट्रू है। हालांकि हम यहाँ जो देख रहे हैं ये चीज होल्ड करते हुए देख रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला के लिए, लेकिन यह बात हर हाइपरबोला के लिए ट्रू है। तो पहला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ, असिम्पटॉट्स सेम होती है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, है ना? हाँ, हाइपरबोला, द इक्वेशन ऑफ द असिम्पटॉट्स एंड हाइपरबोला डिफर बाय अ सेम कांस्टेंट, ये भी हम आपको बता चुके। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स असिम्पटॉट्स, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ असिम्पटॉट्स differ the hyperbola and the conjugate hyperbola by the same constant only. Here, any straight line which is parallel to asymptotes meet the curve at only one point, है ना? And one point पर मिलती है, one real point पर। दूसरा point कहाँ लाई करेगा? infinity। यानी कि अगर आपने कोई लाइन बनाई जो असिम्पटॉट के पैरेलल है, जिसका स्लोप b बाय ए या माइनस b बाय ए है, ऐसी आपने कोई लाइन बनाई, तो इस लाइन को अगर आप हाइपरबोला के साथ सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट ओनली वन रियल पॉइंट। ठीक है, वो जो लाइन होगी वो हाइपरबोला को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी, है ना? सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी। आप में से कई लोग सोच रहे हैं ऐसा कैसे? लो देख लो भाई थोड़ा सा, हालांकि ये रिवीजन ना माइंड मैप है, लेकिन कई लोगों की अपेक्षा रहती है कि माइंड मैप में भी बेसिक सा बता दिया जाए बिल्कुल। तो भाई अगर तुमने एक लाइन बनाई
इसके पैरेलल। तो देखो ये जो लाइन बनाई है, मान लो सपोज आई ड्रॉ दिस लाइन पैरेलल टू दिस, तो बस ये इस हाइपरबोला को एक ही पॉइंट पर कट करके जाएगी। इट विल कट द हाइपरबोला एट ओनली वन पॉइंट। अब ये मत सोचना कि ये लाइन को यहाँ कट कर जाएगी आगे चल के, नहीं, क्योंकि हाइपरबोला का रास्ता अलग है, वो लाइन के साथ साथ बोलेगा। चरित्रहीन कर्व है, ठीक है। हाँ, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी, नॉट एट 2 पॉइंट्स। तो दिस विल नॉट कट द हाइपरबोला इन 2 पॉइंट्स, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी ये हाइपरबोला। चलो फिर y equal to b, when b equal to the asymptotes of the rectangle hyperbola are y equal to plus minus x, है ना, b और a बराबर हो जाएगा, तो उसके asymptotes y equal to plus minus x, asymptotes pass through the center of hyperbola and are bisectors of the angle between the, and the bisectors of the angle between the asymptotes are the axis of hyperbola। कहने का मतलब कि ये और ये हमारी asymptotes के बीच का जो एंगल होगा वो हाइपरबोला की सी ए और टी ए बाइसेक्ट करती हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये हाइपरबोला। तो द एंगल बिटवीन द असिम्पटॉट्स इज बाइसेक्टेड बाय द सी ए एंड टी ए। यानी कि अगर मुझे असिम्पटॉट्स की इक्वेशन दे रखी है और मुझे सी और टी ए की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड देयर एंगल बाइसेक्टर्स। तो जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वही हमारे सी ए और टी ए बन जाएंगे। Next, the asymptotes of the hyperbola are the diagonals of the rectangle formed by the lines drawn through the extremities of each pair, each axis parallel to the other axis. Each axis parallel to the other axis, ये वाली बात जो यहाँ लिखी है उसे आप ऐसे बेहतर समझें कि जैसे मान लीजिए ये और ये, आपने क्या किया, आपने एक रेक्टेंगल बनाया और यह है आपका हाइपरबोला है। तो एक काम करते हैं, इसकी डायगोनल्स बना लेते हैं। So this is one diagonal of the hyperbola and this is the other diagonal of the hyperbola। एक डायगोनल तो ये हो गई और एक डायगोनल यह हो गई, एक डायगोनल यह हो गई। तो दीज आर टू डायगोनल्स। यह आपने जो रेक्टेंगल बनाया बेसिकली एंड्स ऑफ टी ए और टी ए को लेकर एक रेक्टेंगल बनाया। आपने ए से पैरेलल लाइन बनाई सी ए के, और इसी तरह से आपने ए डैश से पैरेलल लाइन बनाई फिर से सी ए के, फिर आपने बी से पैरेलल लाइन बनाई, ए डैश से पैरेलल लाइन बनाई सी ए के, और इसी तरह से बी से और बी डैश से पैरेलल लाइंस बनाई। तो आप समझ सकते हैं ये रेक्टेंगल 2a बाई 2b का है। ये रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स हैं वो इसी हाइपरबोला की असिम्पटॉट्स होंगी। यानी कि अगर आप एक रेक्टेंगल बना लें हैविंग साइड्स एज x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू b and y इक्वल टू माइनस b, and you draw its diagonals, then its diagonals are nothing but the asymptotes of hyperbola। वही यहाँ लिखा हुआ है 6th point। So that is about the 6th point। फिर the tangent at any point P on the hyperbola with center C meets the asymptotes in Q and R, area of triangle CQR is constant। तो यह एक important property है कि अगर आप हाइपरबोला, कोई भी हाइपरबोला ले लें, है ना, और उसके किसी पॉइंट पर भी टेंजेंट बनाएं, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट्स बनाएं, इफ यू ड्रॉ टेंजेंट्स टू हाइपरबोला एट एनी पॉइंट, एनी ऑफ इट्स पॉइंट, ये और ये, एंड यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। सपोज आपने ये टेंजेंट बनाई, तो यह जो टेंजेंट है, यह टेंजेंट इस हाइपरबोला के साथ, हाइपरबोला के सिम्पटॉट्स के साथ हमेशा एक ट्राइंगल बनाएगी कांस्टेंट एरिया का। मान लो ये Q और ये R, तो ट्राइंगल CQR का जो एरिया है, यह एरिया हमेशा एक कांस्टेंट होगा। दिस एरिया इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेमी TA एंड सेमी CA, AB।
So this is it. This is point number 7. The portion or tangent intercepted between the asymptote is bisected at the point of contact. यानी कि यहाँ पर यह जो पॉइंट होगा P, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो मिड पॉइंट होगा किसका? दैट पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ QR. P is the midpoint of QR. P is midpoint of QR. P is midpoint of QR. ये जो लास्ट अगला लिखा है, this implies the locus of the center of the circle circumscribing triangle CQR in case of rectangular hyperbola is the hyperbola itself. ये खुद सोचिएगा ऐसा क्यों होगा और जवाब दीजिएगा. If the angle between the asymptotes of hyperbola is 2 theta, then eccentricity कितनी होती है? थीटा, sec थीटा. It is equal to sec थीटा. अब आते हैं नॉर्मल पर. अगर हम नॉर्मल की बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन कार्टेशियन फॉर्म वहां थी a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और यहां क्या हो गई? एक्स स्क्वायर a स्क्वायर एक्स अपॉन x1. वहां था माइनस, यहां हो गया प्लस, यहां हो गया प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई, यानी बी स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर. यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और यह बराबर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, है ना. इट वॉज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वहां था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो दैट इज इट. नोट इन जनरल, आप हाइपरबोला पर मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स बना सकते हैं जस्ट लाइक इलिप्स. और अगर एंड इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द 4 कोनॉर्मल पॉइंट्स, तो उनके एसेंट्रिक एंगल्स का जो सम था इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जस्ट लाइक इलिप्स 2n + 1 पाई. नॉर्मल टू इलिप्स इस वाले हाइपरबोला पर जो नॉर्मल लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? इसमें बस आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए और बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर करते चले जाइए, है ना. तो मान लो ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो अगर मैं पैरामीट्रिक ये वाली फॉर्म ऑफ टेंजेंट लिखूं तो क्या लिखूंगा? माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1, है ना. दोनों में माइनस माइनस आएगा, इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये सेम टू सेम आ जाएगा. ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं. सॉरी, टेंजेंट नहीं, नॉर्मल. आई मस्ट हैव सेड नॉर्मल, नॉट टेंजेंट. तो ये हो गई नॉर्मल, या फिर इसको ऐसे कह दें, ठीक है. ये हो गई नॉर्मल. और अगर पैरामेट्रिक फॉर्म, तो आपको पता है इसके ऊपर पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं ए टैन थीटा कॉमा बी सेक थीटा. तो ए टैन थीटा कॉमा बी सेक थीटा. तो यहाँ पर अगर पैरामेट्रिक नॉर्मल आपको लिखनी है हो जाएगी ए एक्स अपॉन टैन थीटा प्लस बी वाई अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वहां क्या है? ए एक्स अपॉन सेक और बी वाई अपॉन टैन. यहां यह हो जाएगी. अब कॉमन आर्टिकल्स, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है और कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट है, वो बिल्कुल वही है जो के सर्कल में थी, पैराबोला में थी, इलिप्स में थी, वही की वही हाइपरबोला में है. एस से मतलब होता है इक्वेशन ऑफ कर्व. एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1. S1 इज इक्वल टू उस पॉइंट को उठाकर इक्वेशन में पुट कर दो, बी स्क्वायर -1, एंड t इज इक्वल टू एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंट माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर -1 इज इक्वल इज दिस इज t. तो यहां पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t बराबर 0, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट की इक्वेशन t इक्वल टू S1. जस्ट लाइक एवरीथिंग, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, सब में ऐसे ही था. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस माइनस m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल एलिप्स में ज़्यादा यूज नहीं होती, पैरामेट्रिक फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म से काम चल जाता है। वही बात हाइपरबोला में भी है, यह फॉर्म ज़्यादा यूज नहीं होती। याद रखें तो अच्छा है, और नहीं याद हो तो भी चल जाएगा काम। कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब आते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर। हाइपरबोला जिसकी टी और सी ए बराबर हो, हम जान चुके वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन रेफर्ड टू इट्स असिम्पटॉट्स। आपको पता है यहां पर अगर मेरे पास यह है हाइपरबोला और इसकी जो असिम्पटॉट्स होती हैं वो होती है y इक्वल टू एक्स लाइन, दैट इज बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, and bisector of second and fourth quadrant. So this is the hyperbola, and these two are perpendicular to each other. और ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दूं, है ना, रोटेट कोऑर्डिनेट एक्सिस, रोटेट कोऑर्डिनेट एक्सिस by an angle of 45 डिग्री इन, अगर आप इसे क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप पाएंगे जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस चेंजेस टू xy is equal to c square। एंड अगर आप इसे एंटी क्लॉक रोटेट कर देंगे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, कितने एंगल से, 45 डिग्री से सिस्टम को, तो उस केस में जो हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर चेंजेस टू एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रेफर्ड टू इट्स असिम्पटॉट्स एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि अगर आप इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस के रूप में ले लें, अगर आपने इसे रोटेट किया वाई एक्सिस पर आ जाएगी, एक्स एक्सिस इस पर आ जाएगी, और ये एक्स और वाई एक्सिस बन जाएंगी, यानी कि असिम्पटॉट्स ही एक्सिस बन जाती हैं इस केस में। तो ये हाइपरबोला, यही हाइपरबोला आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फिजिक्स वगैरह में इसी फॉर्म में देखते हैं। एंड दिस हाइपरबोला विल चेंज टू लाइक दिस। वो कैसा बन जाएगा हाइपरबोला? हाइपरबोला ऐसा बनेगा भाई, देखो ये and the hyperbola becomes this is the kind of hyperbola। ये है xy इक्वल टू c स्क्वायर, है ना, और यह होगा अपना xy इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। यानी हाइपरबोला एक ही है, यही वाला हाइपरबोला है, लेकिन अगर आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया कितना, इफ यू रोटेटेड द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ हाउ मच, इफ यू रोटेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन एंटी क्लॉक एंड इन क्लॉक, then two different parabolas are obtained। These are the two different parabolas। सॉरी हाइपरबोला, ये हैंगओवर हो जाता है भाई, दोनों का ध्यान रखना तुम भी, ठीक है। तो ये हुआ अब इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑन द हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स इक्वल टू सी टी एंड वाई इज इक्वल टू सी बाय टी, जहां टी पूरा रियल नंबर सिस्टम है, एक्सेप्ट को बिलोंग करता है, एक्सेप्ट जीरो, सिवाय जीरो के, यू लीव बिहाइंड जीरो, दैट इज व्हाट टी बिलोंग्स टू, एक्सेप्ट जीरो। Chord joining two points PT1 and QT2 on the hyperbola xy equal to c square, इसकी इक्वेशन है x plus t1 t2 into y is equal to c t1 plus t2। ये 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आई होगी। अगर आपको इक्वेशन याद ना हो तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर 2 पॉइंट से आप खटाखट उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के यही आएगी। बस इतना याद रखें कि 2 पॉइंट्स t1 और t2 को जोड़ने वाली जो कॉर्ड होगी उसका जो स्लोप होगा वह होगा -1 अपॉन t1 t2, -1 अपॉन t1 t2। पैराबोला के केस में t1 और t2 पॉइंट्स पर
को जोड़ने वाली जो कॉर्ड होती है उसका स्लोप क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिखकर बताइए उसका स्लोप क्या होता है। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर एट x1 y1 इज x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वेशन है। और अगर आप चाहें तो इसको टेंजेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मेरे पास हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर, तो टेंजेंट एट x1 y1 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2xy इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं x1 y प्लस y1 x इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन। और क्योंकि x1 y1 हाइपरबोला पे लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x1 y1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जैसे आप सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो y1 x y1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस x1 y अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और सी स्क्वायर जैसे आपने x1 y1 रखा, दिस बिकम्स x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 is equal to 2. That is how you obtain this tangent. आपको याद होगा xy वाली 2xy की जगह लिख देते हैं x1y प्लस y1x। और पैरामीट्रिक फॉर्म बस इसमें करना क्या है, x की जगह ct और x1 की जगह ct और y1 की जगह c by t। That is the equation in parametric form. फिर कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, अगर कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट पर बात की जाए कि अगर h कॉमा के कॉर्ड का मिड पॉइंट है, देन द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट कैन बी रिटन एज kx प्लस hy इज इक्वल टू 2hk। यानी चाहो तो इसकी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 2। दैट इज कॉर्ड विद मिड पॉइंट h कॉमा k। कॉर्ड ऑफ xy इक्वल टू c स्क्वायर विद मिड पॉइंट h कॉमा k, जिसका मिड पॉइंट क्या है, h कॉमा k है। ये उस कॉर्ड की इक्वेशन है। फिर नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है नॉर्मल की, ये इक्वेशन आप याद ना भी रखें तो भी चलेगा, ठीक है। एंड नॉर्मल की इक्वेशन आप AOD से लिख सकते हैं। इनफैक्ट टेंजेंट की इक्वेशन भी AOD से या फिर जो मैंने अभी ट्रिक बताई उससे भी कर सकते हैं। xy इक्वल टू जो बताया था मैंने कि दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन लिख दें, तब भी आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। और अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो y माइनस सी वाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। ये याद रखें कि t पॉइंट पर बनी हुई नॉर्मल का स्लोप टी स्क्वायर और टेंजेंट का स्लोप -1 बाय टी स्क्वायर हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस, याद रख लें तो अच्छा है। अगर पी क्यू आर एस टी आर फोर को नॉर्मल पॉइंट्स, हमने आपको बताया था कि हाइपरबोला में किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम 4 नॉर्मल बन सकते हैं। मान लो किसी पॉइंट से 4 नॉर्मल बने और जो फुट ऑफ नॉर्मल आए, फुट ऑफ नॉर्मल का मतलब जहां वो नॉर्मल जाकर हाइपरबोला को मीट करती है, यानी जहां पर वो नॉर्मल बनी है, वह जो 4 पॉइंट्स होते हैं वो कोनॉर्मल पॉइंट्स कहलाते हैं। और इस केस में उन कोनॉर्मल पॉइंट्स के पैरामीट्रिक जो वैल्यूज होती हैं टी की, उनके लिए उनका प्रोडक्ट -1 होता है। T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इज -1। जिस तरह से रेगुलर जो हमारा हाइपरबोला था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वहां कॉनॉर्मल पॉइंट्स के एसेंट्रिक एंगल्स का सम वाज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसी तरह से xy इक्वल टू सी स्क्वायर में अगर आपके पास 4 कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं तो उनके जो पैरामीट्रिक वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट जो होगा वह -1 के बराबर होगा। अब वक्त है हाइलाइट्स का। P is any point on hyperbola, on hyperbola, P is any point on hyperbola। तो अगर P कोई पॉइंट है हाइपरबोला पर तो हमें पता है डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला। हाइपरबोला विद s एंड s डैश एस फोकाई, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2a के बराबर होगा, विच विल बी द TA ऑफ हाइपरबोला। लोकस ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई ऑन हाइपरबोला अपॉन एनी टेंजेंट इज इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलिप्स में हमने पढ़ा था। इलिप्स में भी हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी टेंजेंट पर क्या बनाए,
किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर्स बनाएंगे तो वह परपेंडिकुलर्स के जो फुट हैं वह लाई करेंगे ऑक्सिलरी सर्कल पर। और साथ में एक चीज और पढ़ी थी कि उनके प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट होता है वह बराबर होता है किसके, सब ये टेंजेंट है, मान लीजिए आपने इस फोकस से परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर, तो दिस, और यहां पर इस फोकस से परपेंडिकुलर डाला तो दिस। तो इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम आइदर फोकस एस, मान लो ये फुट है एफ और यह है एस, यह है एस डैश और ये फुट है एफ डैश, तो एफ और एफ डैश दोनों कहाँ होंगे, दे विल लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, और साथ साथ इनका जो प्रोडक्ट होगा एस एफ इंटू एस एफ इंटू एस डैश एफ डैश विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। और एफ डैश दोनों कहाँ लाई करेंगे, एफ एंड एफ डैश lie on auxiliary circle, lie on auxiliary circle। फिर ये एक ऐसी हाईलाइट जो तीनों कोनिक्स में कॉमन है, द इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स subtend an angle of 90 degree at the corresponding focus। तो ये और ये, and say these are the two and say these are the two direct, अरे यार हद हो गई भाई, and these are the two directrices and say these are the, this is the tangent, then the intercepted portion of the tangent between the point of contact and the directrix subtend an angle of 90 degree at the corresponding focus। ये और यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यह है और ये डायरेक्ट्रिक्स, तो ये वाला जो एंगल होगा यह भी 90 डिग्री होगा। डिग्री ये है एस डैश और ये है एस। तो आप देख सकते हैं ये टेंजेंट है एंड दिस टेंजेंट हैज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसका जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है, एक इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, वो तो ये है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है कॉरस्पॉन्डिंग फोकस पर, 90 डिग्री, और दूसरा जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है वो यह है पूरा, उसमें ये भी आ जाता है, और ये जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 90 डिग्री एट द कॉरस्पॉन्डिंग फोकस, ये याद रखेंगे। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला बाइसेक्ट इलिप्स और हाइपरबोला में एक छोटा सा डिफरेंस यह है कि जो फोकल रेडियाई के बीच का जो डिस्टेंस है, फोकल रेडियाई के बीच का जो एंगल है, इलिप्स के केस में उस एंगल को कौन बाइसेक्ट करता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उस एंगल को कौन बाइसेक्ट करता है, एंगल बिटवीन द फोकल रेडिया ऑफ अ पॉइंट is bisected by the normal in case of ellipse, but in case of hyperbola the angle between the focal radii is bisected by the tangent, and similarly the external angle between them is bisected by the normal at point P। तो ये P, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, तो these two angles will be equal, ये 1, so this angle is 1, so this is 2, angle 1 is equal to angle 2, and if this is 3, this is 4,
So angle 3 is equal to angle 4, and these 2 points happen to be the foci. तो यहां पर ये एंगल दोनों के फोकल रेडिया के बीच का एंगल टेंजेंट बाइसेक्ट कर रही है, और एक्सटर्नल एंगल नॉर्मल बाइसेक्ट करती है. नॉर्मल बाइसेक्ट्स द एक्सटर्नल एंगल. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला यह हो गई कि अगर आप एक रे ऑफ लाइट लें विच इज इंसिडेंट टुवर्ड्स one focus of hyperbola, then this ray of light will be reflected by the hyperbola towards the other focus. Towards the other focus. कहने का मतलब ये ray of light यहाँ आई and it is incident towards one focus, then after reflection it shall pass through the other focus. जैसे आप मान लीजिए ये हमारे पास ये it is incident towards this focus. And this will be reflected towards the other focus. ये दूसरे फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. okay. ये and this ray of light will get reflected towards the other focus. ये दूसरे फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी S डैश की तरफ. will be reflected towards other focus. ये पॉइंट है P, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा क्यों होगा, उसका कारण क्या है. यहाँ पर आप नॉर्मल बनाएंगे, दिस इज द नॉर्मल एट P. देन दिस लाइन, ये वाला एंगल एक्ट करेगा 3 की तरह, एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस विल एक्ट लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल 3 will act like angle of incidence and it should be equal to angle of reflection. Therefore the ray of light will be reflected towards the other focus. और यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि अगर इलिप्स और हाइपरबोला दोनों का फोकस सेम हो तो वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, यानी बोथ ऑफ देम आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. ठीक है, यानी कि सपोज वी हैव एन इलिप्स एंड अ हाइपरबोला विच आर कॉनफोकल. कॉनफोकल का मतलब है दोनों का फोकस सेम है, बोथ हैव द सेम फोकस. Both have the same focus. This is the hyperbola and this is the second branch. This is S dash, this is S. तो यह है जो दोनों कर्व्स हैं, ये दोनों कर्व्स कैसी होंगी, ये हाइपरबोला है, ये एलिप्स, यह दोनों हो जाएंगे ऑर्थोगोनल. यानी एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 90 डिग्री. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा 90 डिग्री. Both the curves will be orthogonal to each other. ये इलिप्स और ये हाइपरबोला एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं. क्लास में इसको विद प्रूफ हमने किया भी है. याद रखिएगा कि इलिप्स और हाइपरबोला अगर कॉनफोकल हैं तो वो ऑर्थोगोनल होंगे. अगर इलिप्स ये है तो हाइपरबोला की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमने क्लास में डिराइव भी किया है. एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड एज ऑफ टुडे. And that brings us to the end of this beautiful lecture and a full-fledged mind map of hyperbola. तो मुझे उम्मीद है आपने मेरे साथ हाइपरबोला का एक एक थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ रिवाइज कर लिया होगा, और अब ज़रूरत है थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस की. जैसे आपने ये लेक्चर देखा उसके बाद आप जुट जाइए, खासकर हाइपरबोला में टेंजेंट नॉर्मल से पहले वाले पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस करिएगा. क्लास में करवाए भी हैं, बाकी आप जहां पढ़ रहे हैं वहां डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाए गए होंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्योंकि अब जेईई मेंस में टेंजेंट और नॉर्मल सिलेबस में नहीं है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा, टेंजेंट नॉर्मल आएगा ही नहीं, आ भी सकता है. ऐसा 2024 में भी हुआ है, कुछ शिफ्ट्स में आपने देखा होगा टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर प्रॉब्लम्स आए हैं. तो लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है वो टेंजेंट और नॉर्मल से पहले वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं. तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, PYQs करिए, और ये चैप्टर आपका सॉलिड हो जाएगा. और ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम बहुत अच्छा है. थोड़ा समय लगाइए, पूरे मार्क्स पाइए. जय श्री कृष्ण, राधे राधे. थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट माइंड मैप. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे.